जियाओनिंग की बातें कुछ ऐसी होती है कि वो गू चुएन के मन को पिघला ही देती हैं। वो दोनों हक करके अपने मामला सॉल्व कर लेते हैं और फिर दोनों पहुंचते हैं गू चुएन के होटल के रूम पे। वहां पे वो दोनों साथ में ना सोने की बजाय गू चुएन नीचे और जियाओनिंग ऊपर बेड पे सोई होती है। जियाओनिंग को अच्छा नहीं लगता कि गू चुएन नीचे सो रखा है, तो वो उसे अपने साथ ऊपर सोने बुलाती है। पर वो लोग डिसाइड करते कि वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो गुचुएन के क्लोज जाएगी तो वो हो जाएगा एक्साइटेड, जो उसके मैकेनिकल हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। वो उसको देखते हुए कहती है कि किसको पता था, जो 10 साल पहले हम एक्सीडेंट में मिले थे उसके बाद हम कुछ इस तरह से मिलेंगे और मैं आपको इतने ज़्यादा करीब से जानने लगूंगी। और गू चुएन मन ही मन काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है कि वो खुद पे कंट्रोल रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा जियाओनिंग के इतने करीब होके। तभी जियाओनिंग उसको लिप्स में किस करने की बजाय गाल पे किस करके सोने को कहती है और उससे दूर हट जाती है ताकि वो ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, और बिल्कुल रूल्स बनाने लग जाती है कि उसको और गू चुएन को क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है गू चुएन को सेफ रखने के लिए। और बाद में बस उसको देखती ही रह जाती है क्योंकि गू चुएन काफ़ी प्यार से सो रहा होता है। दूसरी तरफ हम ऑफिस में पहुंचते हैं और एक प्रोजेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ जाती है जो कि सू मेनली सुपरवाइज कर रही थी। अब वो है नहीं ऑफिस में तो प्रॉब्लम्स आ रही होती है, साथ ही गू चुएन भी नहीं होता। तो ये एम्प्लॉयज़ चैंगरेन को इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। वो तभी सुमेनली से मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि आखिरी बार वो उनकी कंपनी के साथ काम करे। वैसे भी ये प्रोजेक्ट सुमेनली ने ही लिया था। सुमेनली कहती है कि मेरी जल्द ही नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, क्योंकि उसे फॉरेन में एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल चुकी है। पर वो आखिरी बार गू चुएन के लिए काम करने को तैयार हो जाती है और ऑफिस में सबकी हेल्प करने लग जाती है। चैंगरेन दूसरे दिन पहुंचता है गू चुएन और जियाओनिंग के पास और उन दोनों को साथ में एक साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। बोलता है कि तुम दोनों को ना मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अगर मैं चुगली नहीं करता ज़ाओयन से और वो नहीं करती चुगली जियाओनिंग से तो तुम दोनों साथ में नहीं होते। और वो दोनों के दोनों काफ़ी हम्बली चैंगरेन को थैंक यू कहते हैं। पर चैंगरेन जाते जाते एक बम फोड़ के जाता है, यानी कि वो जियाओनिंग को वसीयत के पेपर देकर जाता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गू चुएन ने मुझसे ये सब करने को कहा था। गू चुएन जियाओनिंग को सारी बात बताता है कि कैसे उसने चुपचाप से वसीयत के पेपरों में जियाओनिंग के साइन लिया, और वो बहुत डांट खाता है जियाओनिंग से कि अब से मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ भी डिसाइड करने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए। गू चुएन हो जाता है थोड़ा सा इमोशनल और थोड़ा सा रोमांटिक भी, और उसको किस करने आगे बढ़ता है। पर उसे धक्का मार के बोलती है नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, आपके मैकेनिकल हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर वो कहता है बस एक ही बार ना। और जियाओनिंग कहती है ठीक है, मैं आपको हक कर लेती हूँ, और उन बेचारों को बस हक ही करना पड़ता है। बाद में दोनों जियाओनिंग की ग्रैंड माँ के लिए पौधे लेने जाते हैं, तो जियाओनिंग गू चुएन को देखकर अपने मन ही मन में बोलती है कि ये हमारा किस तरह का अजीब रिलेशनशिप है। हम इतने करीब होके भी एक दूसरे को छू नहीं सकते, इंटीमेट नहीं हो सकते। इतने पास होके भी हम कितने ज़्यादा दूर हैं, हमारा फ्यूचर क्लियर नहीं है, हम प्रेजेंट में कंफ्यूज्ड हैं। पर जो भी है, मैं गू चुएन के साथ रह के काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अब आता है दूसरा दिन और जियाओनिंग फिर से पहुंच जाती है गू चुएन को ऑफिस छोड़ने के लिए। गू चुएन कहता है कि आज हम पैदल चल के जाते हैं क्योंकि शायद ये मेरा लास्ट दिन होगा ऑफिस में। जियाओनिंग कारण पूछती है तो गू चुएन बोलता है मुझे पता नहीं कि मेरे पास कितना टाइम बाकी है, तो मैं जितना भी टाइम है वो सारा टाइम अपने मम्मी पापा और तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। जो ऑफिस का काम है वो चैंगरेन संभाल लेगा। फाइनली जब दोनों लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो पूरा स्टाफ उन दोनों को देख के काफी ज्यादा हैप्पी होता है। पर गू चुएन सू मेनली को देखकर उतना ज्यादा खुश नहीं होता। सू मेनली और गू चुएन के कैबिन में बात करते हैं और उस वक्त हमें पता चलता है कि दरअसल जिस कंपनी में सू मेनली को जॉब मिली है वहाँ पे सू मेनली का बायोडाटा और सारे के सारे अचीवमेंट किसी और ने नहीं बल्कि गू चुएन ने ही भेजे हैं। गू चुएन की मदद से ही सू मेनली को एक अच्छी फॉरेन कंपनी में जॉब मिली है। सू मेनली गू चुएन को थैंक यू बोलती है और ये भी कहती कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सारी मिस्टेक्स के लिए एक चांस मिला आपके साथ काम करके उन मिस्टेक्स को सुधारने का। और वो गू चुएन को आखिरी गुड बाय बोलती है। गू चुएन भी स्माइल करते हुए उसे अलविदा बोलता है। अब सू मेनली मिलती है जियाओनिंग से और उसको थैंक यू बोलती है कि अगर वो रास्ते में नहीं आती उसके और गू चुएन के, तो सू मेनली जिंदगी भर यही सोचती कि अगर वो गू चुएन का वेट करेगी तो एक दिन गू चुएन उसका हो जाएगा। पर उसे तो ये पता ही नहीं था कि वो कितना भी गू चुएन का वेट करती वो कभी भी सू मेनली का नहीं होता। जियाओनिंग उसको विश करती है कि आपको कोई ना कोई अच्छा लड़का ज़रूर मिलेगा जिससे आप बहुत प्यार करेंगे और वो भी रिटर्न में आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार करेगा। यहाँ पे सू मेनली मान ही जाती है कि आखिर गू चुएन जियाओनिंग को क्यों इतना पसंद करता है, वो है ही इतनी चार्मिंग। सू मेनली जियाओनिंग को कहती है कि मैं विश करती हूँ तुम दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहो और उसको भी अपना आखिरी गुड बाय बोलती है।
अब सारे स्टाफ वाले गु चुएन और जियाओनिंग के साथ मिलकर रेस्टोरेंट में मिलते हैं कंपनी के इतने साल बहुत अच्छे से पूरे करने के लिए। गु चुएन तभी कहता है कि मुझे जियाओनिंग को ट्यूशन पढ़ाना है क्योंकि उसके जल्द ही एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हम लोग पहले ही चले जाएंगे। घर पहुंच के दोनों एक साथ ही पढ़ाई कर रहे होते हैं और बाद में जियाओनिंग घर की सफाई कर रही होती है और जियाओनिंग गु चुएन से कह रही होती है कि अब आप बिल्कुल रेस्ट करोगे और कुछ भी नहीं। तभी अचानक से गु चुएन के मैकेनिकल हार्ट में दर्द होने लग जाता है। वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा होता है। जियाओनिंग को उसको सहारा देकर लैब में पहुंचाना पड़ता है और चार्जिंग पॉड में डालती है, पर चार्जिंग बार बार रुक जाती है। वो चार्ज ही नहीं हो रहा होता है, इतना ज्यादा रुक जाती है कि उसकी हार्ट बीट तक नहीं चलती और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जियाओनिंग इतनी घबरा जाती है कि उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो रोने लगती है कि गु चुएन नहीं, प्लीज प्लीज जल्दी चार्ज हो जाओ, जल्दी चार्ज हो जाओ। वो बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। इतने में फाइनली चार्जिंग शुरू हो ही जाती है और गु चुएन को होश आ जाता है। जियाओनिंग को ऐसा रोता हुआ देख के वो कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो प्लीज रोना बंद करो। तभी गु चुएन को फ्लैशबैक आता है कि कैसे उसके डॉक्टर पीर ने बोला था कि जब तुम्हारा मैकेनिकल हार्ट चलना बंद होने ही वाला होगा उससे पहले तुम्हारा सेफ मोड खुल जाएगा। इसका मतलब ना ही तुम्हारी हार्ट बीट चलेगी, ना ही तुम्हारा ब्लड फ्लो चलेगा और तुम बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह हो जाओगे। और ये एक तरह का सिग्नल होगा कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अभी जो गु चुएन को हुआ वो सेफ मोड में चला गया था और उसकी सारी एक्टिविटीज़ बॉडी की बंद हो गई थी। इसका मतलब उसका मैकेनिकल हार्ट उसे सिग्नल दे रहा है कि उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। दूसरे दिन जियाओनिंग ने गु चुएन के लिए खाना बनाया होता है और उसको खाता हुआ देखकर जियाओनिंग बस उसे देखते ही रहती है। गु चुएन कारण पूछता है तो वो कहती है मुझे आपकी तरफ देखना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर दोनों के मन में ही डर है कि कब वो एक दूसरे को खो देंगे। इसके बाद जियाओनिंग पहुंचती है डॉक्टर पीर के असिस्टेंट के पास और उससे पूछती है कि आखिर गु चुएन को ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी असिस्टेंट बताती है जियाओनिंग को कि ये सारी चीज़ें सेफ मोड की वजह से हो रही है और जब वो सेफ मोड में चले जाएगा वो बस एक जिंदा लाश की तरह होगा। वो कुछ भी फील नहीं कर पाएगा। वो चल सकता है, वो बोल सकता है, पर उसमें फीलिंग्स कुछ भी नहीं बचेंगी। जियाओनिंग कहती है अगर सेफ मोड खुला रहे तो वो कितने साल तक का रह सकते हैं जिंदा। उसकी असिस्टेंट बताती है कि सेफ मोड ऑन होने के बाद भी वो केवल सिर्फ 1 साल तक का ही जिंदा रह सकता है। ये सुनते ही मानो जियाओनिंग का दिल टूट जाता है। वापस घर जाते वक्त वो अपनी सारी की सारी उम्मीदें खो चुकी होती है। वो बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। उसको गु चुएन को खोने का डर अभी से ही सताने लगता है और वो खुद को संभाल ही नहीं पाती। उसके आंसू बहुत बुरी तरह से आने लग जाते हैं। वो सीधे पहुंचती है गु चुएन के पास और उसे हक कर लेती है। वो कहता है तुम्हें जो खाने का मन है बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुक करूंगा। जियाओनिंग सरप्राइजिंगली पूछते हैं क्या आप अभी भी मेरे लिए फील कर रहे हो, अभी भी मेरे लिए केयर कर रहे हो। और गु चुएन कहता है हाँ, क्योंकि गु चुएन को तो पता नहीं ना कि जियाओनिंग को सेफ मोड के बारे में पता चल चुका है। तो जियाओनिंग को ये लगता है कि अच्छा गु चुएन अभी भी चीज़ें फील कर रहा है। तभी गु चुएन उसको लेकर जाता है उस बुक स्टोर पे जहाँ पे पहली बार वो और गु चुएन मिले थे, ऑफिस के बाहर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। फिर वो उसे वहीं पे क्रॉसिंग एरिया पे लेकर जाता है जहाँ पे जियाओनिंग ने हाथ पकड़ के गु चुएन को रास्ता क्रॉस करवाया था। जियाओनिंग उसे रोक के कहती है आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल गु चुएन ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा है ताकि वो पास्ट की चीज़ें याद कर सके, जो भी अच्छे पल उसने जियाओनिंग के साथ बिताए हैं, और वो अपनी फीलिंग्स वापस लेकर आ सके सेफ मोड में होने के बाद भी। पर जियाओनिंग सारी चीज़ें समझ जाती है और वो कहती है कि आपको इतना ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर पीर के असिस्टेंट ने मुझे सब कुछ बता दिया है। घर जाने के बाद गु चुएन कहता है कि तो उन्होंने ये भी बता दिया होगा कि अगर मैं सेफ मोड में रहूंगा फिर भी मैं केवल 1 साल ही जिंदा रह सकता हूँ। तो मैं ये 1 साल या जितना भी टाइम मेरे पास बताया है मैं इमोशनलेस होके नहीं जीना चाहता, बल्कि मैं तुम्हारा प्यार फील करके और दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें फील करके जीना चाहता हूँ। जियाओनिंग कहती है पर सेफ मोड में रहने के पास आपके पास ज़्यादा टाइम होगा और ये टाइम केवल मेरे लिए नहीं है, आपके मम्मी पापा के लिए, आपके बेस्ट फ्रेंड चैंगरेन के लिए और यहाँ तक कि आपके ऑफिस के स्टाफ के लिए भी है। वो उसे कैसे ना कैसे कन्विंस कर लेती है कि सेफ मोड उसके लिए अच्छा है और कि वो दोनों ज़्यादा करीब ना रहें वरना उसके मैकेनिकल हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। यहीं दूसरी तरफ टैंगजू मिलता है उसी डिज़ाइन कंपनी के मालिक से जिसके साथ मिलकर उसने गु चुएन का आइडिया चुराया था और कंपटीशन में प्रेजेंट किया था। वो उससे हेल्प मांग के कहता है कि मुझे डायरेक्टर जू का इलीगल पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना है, उसमें से मैं तुम्हें पूरे 30% दूंगा। 30% सुनते ही वो इंसान मान जाता है, पर वो कहता है अगर कोई फंस गया तो। टैंगजू कहता है अगर तुम फंस गए तो मैं सारा इल्ज़ाम अपने पे ले लूँगा, तुम पे कोई भी आँच नहीं आएगी।
यहीं वो दूसरे दिन मिलने जाता है डायरेक्टर जू से और डायरेक्टर जू पूछते हैं कि जो भी पैसे तुम्हें मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने थे वो अभी तक हुए नहीं है, उसका क्या हुआ। टेंगजू कहता है ये थोड़ा इलीगल काम है क्योंकि इन सारे पैसों के बारे में रिकॉर्ड में तो कहीं है ही नहीं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। और वो इस बार उससे प्यार से नहीं बल्कि काफी अकड़ के बात कर रहा होता है। डायरेक्टर जू से कहता है ठीक है और वहां से जाने को कहता है, पर अपने असिस्टेंट लियू से कहता है कि इस पे बिल्कुल नजरें गड़ाए रखना, ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है। टेंगजू यहाँ से जाके फिर से उस आदमी से मिलता है और वो आदमी कहता है कि सारे के सारे पैसे सेफली तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं और मैंने अपना हिस्सा निकाल लिया है। मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो रहा हूँ ताकि मेरे पे कोई भी शक ना आए। वो टेंगजू से पूछता है कि क्या तुम नहीं भागोगे। टेंगजू कहता है आखिर मैं क्यों भागूं, डायरेक्टर जू के काफी सारे राज मेरे पास हैं तो मैं अकेले फंस नहीं सकता, अगर मैं फंसूंगा तो मैं डायरेक्टर जू को भी जरूर फंसाऊंगा। और असिस्टेंट लियू जैसे कि उसके पीछे पड़ा होता है वो ये सारी बातें सुन लेता है। दूसरे ही दिन डायरेक्टर जू बुलाते हैं टेंगजू को और इस बारे में बात करते हैं। टेंगजू बड़े अकड़ के बोलता है कि आखिर ये आपका पैसा है नहीं, वैसे भी ये सारी इलीगल पैसे हैं तो मैं ले लूं तो उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा। डायरेक्टर जू बोलता है कि तुम आखिर ऐसे कैसे हो सकते हो, पूरे 10 साल तक का तुम मेरे साथ रहे हो, तुम्हें मैंने अपने बेटे की तरह पाला है और तुम मेरे ही पैसे हड़पने के चक्कर में हो। टेंगजू कहता है अच्छा बेटे की तरह, क्या आप अपने बेटे को ये इलीगल काम करने देते, क्या आप उसे इस इलीगल चीज़ों में फंसाते नहीं ना, आपने मुझे शिकार की तरह चुना और अपने इलीगल काम करवाए, तो जब आप मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट नहीं करते तो मैं आपको अपने बाप की तरह क्यों ट्रीट करूं। डायरेक्टर तो धमकी देता है कि लगता है तुम्हारे पापा को ये सब बताना ही पड़ गया। टेंगजू कहता है अगर मेरे पापा पे तुमने हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हारे सारे के सारे राज पब्लिक में खोल दूंगा। डायरेक्टर जू कहता है तुम्हें जो भी सीक्रेट्स बतानी है बता दो क्योंकि तुम्हारी सीक्रेट ज्यादा हार्मफुल है, अगर पब्लिक को कुछ भी पता चला तो मेरा करियर नहीं तुम्हारा करियर बर्बाद होगा। टेंगजू कहता है ठीक है, अगर मेरा करियर बर्बाद होगा तो मैं आपको भी अपने साथ ही ले डूबूंगा, और वहां से अकड़ में चले जाता है। वो घर पहुंचता है और अपने पापा से उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है कि जैसे कि जब आपने अपनी कंपनी में दूसरों का पैसा हड़पा था आपको कैसा फील हुआ था। उसका पापा बताता है कि बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, यहाँ तक कि रातों को नींद नहीं आती। टेंगजू कहता है वो तो आपको इसलिए फील हुआ क्योंकि आप फंस चुके थे, आखिर पैसा किसी का भी हो वो केवल पैसा ही होता है ना। टेंगजू के पापा को उसकी बातें सुन के काफी अजीब लगता है। वो फैसला करते हैं डायरेक्टर जू से मिलने का और वो जबरदस्ती उसके कैबिन में घुस जाता है। वे उसे पूछता है कि आखिर टेंगजू के साथ तुमने क्या किया जो ऐसी उल्टी सीधे बातें कर रहा था। डायरेक्टर जू बताता है कि मैं नहीं तुम्हारा बेटा बिगड़ा हुआ है, और वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बोलता है कि देखो तुम्हारा बेटा कैसे इलीगल चीजें कर रहा है और उसने मेरे पैसे भी चुरा लिए हैं। तभी टेंगजू का पापा बोलने लगता है कि तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि अगर मैं जेल चले जाऊंगा तुम्हारे बदले तो तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखोगे और अच्छे से पढ़ाई और लिखाई करवाओगे, उसे अच्छा इंसान बनाओगे। डायरेक्टर जू बोलता है कि मैंने ऐसा करने की कोशिश की पर तेरा ही बेटा बिगड़ा निकला, मुझे समझाने की बजाय उसे जाकर समझा। और असिस्टेंट लियू उसको पकड़ के जबरदस्ती ऑफिस से बाहर फेंक देते हैं। वो घर जाता है और अपने बेटे को काफी ज्यादा डांटता है, पर टेंगजू की बातों से लग रहा है कि वो बिल्कुल पछतावा फील नहीं कर रहा जो भी उसने इलीगल काम किया है। दूसरी तरफ जाओयन पहुंचती है चैंगरेन के ऑफिस में और बोलती है कि मैं अब तैयार हूं कि तुम हमारा रिलेशन पब्लिक कर दो क्योंकि हमारी अब शादी हो चुकी है और मैं तुम पे काफी भरोसा करने लग गई हूँ। फिर दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले सबके सामने जाते हैं और चैंगरेन जाओयन को अपनी वाइफ बोलता है और उनका रिलेशन हो जाता है पब्लिक। दोनों के दोनों काफी प्राउड और खुश फील कर रहे होते हैं। दूसरे ही दिन चैंगरेन की होती है कॉन्फ्रेंस जहां पे मीडिया भी आई होती है और वो डिक्लेयर करता है कि मेरी कंपनी जिसका मैं सीईओ हूँ, रेनडियर ग्रुप ऑफ कंपनीज, वो अपने इनकम का 4% हर साल चैरिटी को डोनेट करेगी। उसके पापा और उसके कंपनी के शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में तो केवल 0.5% ही लिखा है। वो उसे करेक्ट करता है कि बेटा 0.5% है ना कि 4%। चैंगरेन कहता है नहीं पापा 4% ही है और ये मेरा नया प्लान है और हम सच में काफ़ी सीरियस हैं चैरिटी के लिए, तो हम अपनी कंपनी का 4% हर साल चैरिटी को ही डोनेट करेंगे। इसके बाद होती है कॉन्फ्रेंस और सारे लोग पूछने लग जाते हैं कि आखिर चैंगरेन ने ऐसा क्यों किया। चैंगरेन बोलता है कि आपने हर साल बोला है कि आप कुछ हिस्सा चैरिटी को देते हो पर रेनडियर ग्रुप से कोई भी हिस्सा चैरिटी को पहुंचा ही नहीं है। आखिर आप सब लोगों को रात को नींद कैसे आती है, आप बुरा फील नहीं करते हो? आपने बहुत सारे पैसों का गबन किया है, तो मेरा ऑफर ये है कि जो आप लोगों ने पैसों का गबन किया है उसे मैं छुपाऊंगा और आपको बदले में 4% कंपनी की इनकम हर साल चैरिटी को देनी होगी। और काफ़ी स्वैग में वहाँ से बाहर निकलता है जिसे देखकर जाओयन बहुत प्राउड फील कर रही होती है कि चैंगरेन का इतना अच्छा साइड भी है।
यहाँ पे जियाओनिंग जब कंस्ट्रक्शन साइट में जा रही होती है तो ऊपर से पोल गिरते हैं। वो दूसरों को हटाने के चक्कर में वो सारे के सारे पोल उसके ही सर पे गिर जाते हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। वहाँ पे गू चुएन पहुँचता है जिसकी हालत खुद ही खराब है और देखने लगता है, उसे बहुत बुरा फील कर रहा होता है। जियाओनिंग उठ के बहुत एक्टिंग करती है कि वो बिल्कुल ठीक है और कहती है मैं बिल्कुल सही हूँ, आपको ना परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गू चुएन उसे आराम करने को बोलता है और बाहर जाके डॉक्टर पीर के असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है कि मैं सेफ मोड से नॉर्मल मोड में आ सकता हूँ। उसकी असिस्टेंट बताती है हाँ ऐसा फंक्शन है तो सही, पर उससे आपके पास 1 साल की बजाय केवल 1 महीना ही बच जाएगा। क्या आप रेडी हो? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये बिल्कुल सुसाइड की तरह ही है। पर गू चुएन बहुत फोकस्ड होता है और कहता है कि हाँ मैं ये करने को तैयार हूँ। ठीक होने के बाद जियाओनिंग घर वापस आती है और दूसरे दिन उसका एग्ज़ाम होता है तो वो गू चुएन के साथ बैठ के पढ़ाई करने लगती है। गू चुएन बोलता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम सेंटर मेरे घर से पास है तो तुम आज रात को यहीं सो जाओ और सुबह मैं तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊँगा। वो वहीं सो जाती है और सुबह उठ के जब देखती है तो गू चुएन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया होता है जो जियाओनिंग को काफ़ी पसंद आता है। एग्ज़ाम हॉल के पास छोड़ने पे वो उसे ऑल द बेस्ट बोलता है और अपने चार्जिंग रूम पे आ जाता है जहाँ पे डॉक्टर पीर की असिस्टेंट होती है उसको दोबारा से नॉर्मल मोड में जाने को कहने के लिए। वो फिर भी उसे वार्निंग देती है कि ये बहुत खतरनाक है, पर गू चुएन कहता है कि इस चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। अब पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है और वो नॉर्मल मोड में आ ही जाता है। जब जियाओनिंग एग्जाम हॉल से बाहर निकलती है तो वो उसका बाहर पे इंतजार कर रहा होता है, उसको देख के काफ़ी स्माइल कर रहा होता है। जियाओनिंग कहती है आज आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हो, बहुत टाइम से आप स्माइल नहीं कर रहे थे। गू चुएन कहता है तुम इतनी ज़्यादा खुश हो तो इसलिए मैं उस खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जियाओनिंग ये भी बताती है कि उसने काफ़ी अच्छा एग्जाम दिया, उसको सारे के सारे क्वेश्चन आ गए थे। और दोनों एक साथ बोलते हैं कि ये चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए क्यों ना हम पुराने घर में जाए अपनी आंटी और दादी के साथ। और बस फिर क्या था, अगले ही पल चारों के चारों उनके पुराने घर के पास निकल पड़ते हैं। अपने पुराने घर को रेनोवेट हुआ देखकर आंटी और दादी माँ की तो आंखों में आंसू ही आ जाते हैं और वो गू चुएन को भी थैंक यू बोलते कि उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें गू चुएन ने ही की है। जियाओनिंग कहती है कि अब ये दुखी होने की बात थोड़ी है, ये तो खुश होने की बात है ना, तो चलिए आप लोग स्माइल करिए। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है कि चलो हम ना पड़ोसियों को मिल के आते हैं। पर जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं उसकी ग्रैंडमा बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में पहुंच के जियाओनिंग और उसकी आंटी बहुत परेशान होते हैं कि अचानक से उनको क्या हो गया है। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि उनकी हालत अभी ठीक है और ज़्यादा सीरियस होने की कोई बात है नहीं। तभी वो लोग अंदर जाते हैं और फाइनली उसकी दादी को होश आ चुका होता है। इतने पे वहाँ पे टेंगजू के पापा उसकी दादी से मिलने आते हैं और उन्हें देखते ही उसकी दादी बहुत इमोशनल हो जाती है और उसने अपना बेटा ग्वांगदा समझने लगती है। वो बोलने लगती है कि तू कितने टाइम बाद मुझसे मिलने आया है, मुझे पता है कि तूने कुछ भी गलत नहीं किया। लोग जो भी कहते हैं ना उन्हें कहने दे, मैं उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ। मुझे पता है मेरा ग्वांगदा, मेरा बेटा इनोसेंट है। और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, बोलती हैं कि मैंने तुझे कितना याद किया, मैं कैसी हालत में थी, मैं तुझे हर दिन याद करती थी। तू फाइनली मुझसे मिलने आया है, मेरा बेटा, मेरा ग्वांगदा वापस आ चुका है। ये देखकर उसकी आंटी भी बहुत इमोशनल हो जाती है, यहाँ तक कि टेंगजू के पापा भी रोने लगते हैं। तभी जियाओनिंग अपनी दादी को आराम करने को बोलती है और टेंगजू के पापा को बाहर लेकर जाती है। उसके पापा जियाओनिंग से कुछ बोलने ही वाले होते कि गू चुएन वहाँ पे आ जाता है। उसके पापा कहते हैं कि मैं कभी बाद में तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। जियाओनिंग भी गू चुएन से कहती है मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द मेरी आंटी और दादी माँ मेरे पुराने घर पे शिफ्ट हो जाएं। तो गू चुएन कहता है मैं वर्कर्स से कहूँगा कि जल्द से जल्द उस घर का काम खत्म कर दे। अगले ही पल जब जियाओनिंग अपनी दादी के साथ होती है तो उसको टेंगजू के पापा का कॉल आता है, उससे मिलने को बुलाते हैं। वो उनके घर जाते हैं और वो बताते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वो तभी अपने पुराने कंपनी के जिस पे गबन हुआ था उसके डॉक्यूमेंट्स और एक पेन ड्राइव देते हैं जियाओनिंग को और बताने लग जाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हम फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं जियाओनिंग के पापा ग्वांगदा को, जो कि टेंगजू के पापा से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इतना पैसों का गबन किसने किया है, ये सारे रिटायरमेंट्स के पैसे हैं और बूढ़े लोग कैसे इन रिटायरमेंट के पैसों के बिना जिएंगे। टेंगजू के पापा से पता चलता है कि ये सारा का सारा गबन डायरेक्टर जू ने किया है क्योंकि वो इन दोनों के बॉस हुआ करते थे। अगर ग्वांगदा चुप रहेगा तो वो सही रहेगा। पर जियाओनिंग के पापा ग्वांगदा ईमानदार होने के कारण उनका राज पुलिस को बताने वाले थे। टेंगजू के पापा ये बात जाकर डायरेक्टर जू को बताते हैं और वो असिस्टेंट लियू से इन सारी प्रॉब्लम्स का ख्याल रखने को बोलते हैं।
हम प्रेजेंट में आते हैं और टेंगजू के पापा रोते हुए अपना गुनाह कबूल करते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई है। अगर मैंने डायरेक्टर जू का साथ नहीं दिया होता तो शायद तुम्हारे पापा जिंदा होते। वो ये भी बताता है कि 10 साल पहले जो एक्सीडेंट करवाया गया था वो डायरेक्टर जू ने ही करवाया था, ताकि कोई भी एविडेंस ना बचे डायरेक्टर जू के खिलाफ और वो जेल ना जाए। अब जैसे कि तुम्हारे पापा मर चुके थे, सारे का सारा इल्ज़ाम उन पे डाल दिया गया। जो भी कंपनी में गबन किया था डायरेक्टर जू ने, और उसका हिस्सेदार मुझे भी बना दिया गया, जिस वजह से मुझे 10 साल की सज़ा हुई और डायरेक्टर जू बच गए। वो घुटनों पे जाकर जियाओनिंग से माफ़ी मांगने लग जाता है कि उसके मम्मी पापा का कत्ल उसकी वजह से हुआ है, यहाँ तक कि टेंगजू ने अपनी माँ भी उसी की वजह से खोई है। जियाओनिंग बहुत ही कांप जाती है सच सुन के। उसके आंखों में बहुत बुरे आंसू होते हैं और वो कहने लग जाती है कि सिर्फ मेरे माँ बाप ही नहीं मरे उस चीज़ में, बल्कि गू चुएन को भी कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। 10 साल तक का उनकी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क की तरह बन गई। वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते उस एक्सीडेंट की वजह से। अब वो टेंगजू के पापा को क्या ही कहती, वो खुद को संभाल नहीं पाती और सीधे जाती है गू चुएन के पास और उन्हें गले लग के सारी की सारी बात बता देती है। वो फिर से गू चुएन से माफ़ी मांगने लगती है कि अगर वो इतनी अनलकी नहीं होती तो उसके माँ बाप का ना ही एक्सीडेंट होता और ना ही गू चुएन आज इस हालत में होता। गू चुएन उसे बहुत मुश्किल से संभालता है और फिर सुला देता है। बाद में जाके वो पेन ड्राइव पे देख रहा होता है कि जियाओनिंग भी उठ के नीचे आ जाती है। घंटी बजती है और गू चुएन कहता है कि मैंने चेंग रेन को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस में कंप्लेन करने से पहले चेंग रेन मेंटली सही हो जाए कि हम उसके पापा को जेल भेजने वाले हैं। चेंग रेन और जाओयन आते हैं और उस पेन ड्राइव में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देखकर बहुत चौंक जाते हैं। चेंग रेन तो कुछ बोल ही नहीं पाता है, हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर जो गुनहगार है वो उसके पापा हैं। वो अपने घुटनों पर बैठ के माफ़ी मांगने ही वाला होता है, गू चुएन उसे आकर रोक लेता है। वो कहता है कि गू चुएन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और जियाओनिंग जो मेरी दोस्त है, उन दोनों को ही मेरे पापा की वजह से इतनी सारी मुश्किल झेलनी पड़ी। तुम लोग जो भी करना चाहते हो मेरे पापा के साथ वो कर सकते हो, पर बस मैं एक ही बार अपने पापा को खुद से कन्विंस करना चाहता हूँ कि वो खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले। मैं एटलीस्ट इतना तो कर सकता हूँ ना। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो अपने पापा के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि आपने जियाओनिंग के मम्मी पापा को मारा है, जिस पे गू चुएन की भी जिंदगी बर्बाद हो गई उसको बचाने के चक्कर में। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? उसका पापा फिर भी अकड़ के कहता है कि ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए की, इतना पैसा जमा करने के लिए, इतना बड़ा घर जमा करने के लिए, और किस चीज़ के लिए किया? चेंग रेन कहने लगता है कि आपको लगता है कि इन सारे पैसों की ज़रूरत है मुझे? नहीं, मुझे बस एक अनब्रोकन फैमिली की ज़रूरत थी, एक माँ की, एक बाप की, और कुछ भी नहीं। आखिर इन जैसे पैसों का क्या फ़ायदा जो कि किसी मौत के ऊपर बने हैं। वो बोलने लगता है कि मैंने हमेशा ही आपको रोल मॉडल माना है, भले ही मैंने ये दिखाया कि मैं आपको पसंद नहीं करता और मैं हमेशा आपके अगेंस्ट गया हूँ, पर मैं हमेशा आपसे अप्रूवल चाहता था। मैं चाहता था कि आप मेरी तारीफ़ करो, इसलिए मैंने खुद के बलबूते पे अपनी कंपनी स्टार्ट की। प्लीज़ अपना जुर्म खुद कबूल कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं किसी ऐसे आदमी का बेटा कहलाऊँ जो कि जुर्म करके भाग गया। ये बातें मानो डायरेक्टर जू को कन्विंस कर लेती है और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपना गुनाह कबूल करने को तैयार हूँ, बस मुझे आज की रात ही चाहिए इस घर में रहने को और कल सुबह मैं अपना जुर्म खुद कबूल कर लूँगा। पर शाम होते ही डायरेक्टर जू तो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी टेंगजू आ जाता है क्योंकि उसके पापा ने उसे बताया है कि जल्द ही डायरेक्टर जू जो है वो अरेस्ट होने वाला है, जैसे कि उसने सारा का सारा एविडेंस जियाओनिंग के हाथ में दे दिया है और शायद वो तुम्हें भी फंसा सकते हैं। टेंगजू से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और यहाँ तक कि टेंगजू के मन में अब अपने पापा के लिए काफ़ी इज्जत आ जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो डायरेक्टर जू ने की थी, ना कि उसके पापा ने। उसके पापा को तो बस फंसाया गया था। वो फिर भी टेंगजू की बात इग्नोर करके आगे जा ही रहा होता है कि बाहर निकलते ही चेंग रेन उनके सामने आ जाता है। चेंग रेन कहता है कि आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था, क्या मैं आप पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकता? उसके पापा बोलते हैं कि क्या तुम सच में चाहते हो तुम्हारे पापा जेल में चले जाएं? हाँ। चेंग रेन कहता है मैं बस चाहता हूँ कि मेरे पापा ने जो गलतियाँ की वो उनकी सजा भुगते। इतने में ही पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है और पुलिस टेंगजू और डायरेक्टर जू दोनों को ही अरेस्ट करके वहाँ से लेकर जाती है। जाते वक्त चेंग रेन मन में ही अपने पापा से माफ़ी मांगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो शायद उसके पापा को किसी और तरह से उसके गुनाह की सज़ा मिलेगी। वहीं इधर जब जियाओनिंग फ़ोन पे बात कर रही होती है गू चुएन से, कोई उसे किडनैप कर लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि असिस्टेंट लियू होता है। वो गू चुएन से फ़ोन में बोलता है कि जैसे ही तुम एविडेंस मुझे दे दोगे वैसे ही मैं जियाओनिंग को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। गू चुएन कहता है ठीक है, मुझे जगह बताओ कि मुझे कहाँ आना है। तभी रात के टाइम पे हम देखते हैं कि
कुछ गुंडे गुचुएन को बोट में ले जाकर एक बड़े शिप के पास ले जाते हैं और जब वो ऊपर जाके देखता है तो वहाँ पे जियाओनिंग बंधी होती है और उसके बगल में असिस्टेंट लियो होता है। गुचुएन एविडेंस उन्हें देखकर जियाओनिंग को अपने पास ले लेता है और वहाँ से जाने को कहता है, पर असिस्टेंट लियू की तो चाल कुछ और ही होती है। वो तो दोनों को मरवाने के चक्कर में है। वो ये बोलता है कि यहाँ से कोई भी बच के नहीं जा रहा क्योंकि मैं अब पीछे कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ने वाला। अब यहाँ पे होता है फाइटिंग सीन शुरू, जहाँ पे गुचुएन गुंडों को काफ़ी ज़्यादा मारता है, पर अचानक से असिस्टेंट लियू चाकू लेके गुचुएन के पास आ जाता है। उसके इलेक्ट्रिकल हार्ट पे वो डालने ही वाला होता है कि गुचुएन की हार्ट बीट इतनी तेज़ बढ़ जाती है, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर देता है और सारे के सारे गुंडे नीचे गिर के बेहोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि पूरी बोट की लाइट भी चली जाती है, पर इसके नेगेटिव इफेक्ट में गुचुएन भी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत ठीक तो है, पर वो होश में नहीं आया और हमें पता भी नहीं है कि वो कब होश में आएगा। जियाओनिंग काफ़ी सरप्राइज होती है कि सेफ मोड में जाने के बाद भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों हुआ। तभी डॉक्टर पीर की असिस्टेंट जिंगजी बताती है कि दरअसल उन्होंने सेफ मोड से नॉर्मल मोड में अपने हार्ट को कर लिया था ताकि वो थोड़ी ही लाइफ जिए पर अच्छी और इमोशंस के साथ जिए। ये सुनते ही गुचुएन की माँ के आंसू फूट पड़ते हैं और जियाओनिंग भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब जाओयन घर पहुंचती है तो उसके सामने डिवोर्स पेपर और एक लेटर होता है जो कि चैंगरेन ने उसके लिए रखा होता है। उसमें लिखा होता है कि जो भी उसके पापा ने किया उसके बाद वो किसी से नज़रें नहीं मिला सकता, यहाँ तक कि उसकी कंपनी बर्बाद हो चुकी है और उसे बहुत सारे कर्जे भरने हैं और अब वो इस लायक नहीं है कि वो जाओयन को संभाल पाए। पर तभी हम देखते हैं कि जाओयन वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे चैंगरेन होता है। वो उससे कहती है कि तुमने इतना ईजी स्पॉट क्यों चुना है भागने के लिए, मुझे आसानी से पता था कि तुम यहीं पे होगे। वो उसे जाने को कहता है ये कह के कि अब कुछ भी नहीं बचा, उसके पापा ने बहुत गलत किया है और शायद ज़िंदगी भर उसको इस चीज़ की भरपाई करनी होगी। जाओयन उसे कन्विंस करते हुए कहती कि तुम्हारे पापा ने ये सारी चीज़ें की, इसमें तुम्हारी क्या गलती और खासकर कि हम दोनों का क्या लेना देना है इसमें। वो घुटनों पे बैठ जाती है और प्रपोज करते हुए कहती है कि मैं चैंगरेन से बोलना चाहती हूँ कि अब वो मुझसे दोबारा शादी करेगा। वो लड़के से बोलना चाहती हूँ जिसने मुझे दोबारा से फील करना स्टार्ट करवाया, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। चैंगरेन कहता है पर मैं तुम्हें नहीं सपोर्ट कर सकता। जाओयन कहती है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी और वो चैंगरेन को किस करने लगती है और यहीं पे इन दोनों की फाइट हो जाती है सॉल्व और मैरिज जाती है बच। तभी हम देखते हैं कि गुचुएन अभी भी बेहोश पड़ा है और जियाओनिंग उसको बता रही है कि कैसे गबन करने की वजह से टेंगजू को भी सज़ा मिली है और साथ ही डायरेक्टर जू को भी काफ़ी बुरी सज़ा मिली है क्योंकि उन्होंने मेरी किडनैपिंग भी करवाई थी असिस्टेंट लियू के साथ मिलके। और वो बस उसे न्यूज़ वगैरह दिखा रही होती है, उससे खूब ज़्यादा बात कर रही होती है। ऐसे ही करते करते 3 साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि जियाओनिंग का पुराना घर जो कि बिल्कुल खंडहर था वो बिल्कुल हरा भरा हो गया और बहुत सुंदर लग रहा है, जहाँ पे उसकी आंटी और ग्रैंड माँ काफ़ी खुशी से रह रहे हैं। गुचुएन का ऑफिस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है और यहाँ पे जियाओनिंग काफ़ी सारी शॉपिंग करके घर वापस आ रही है और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हमें दिखता है गुचुएन जो कि अब बिल्कुल ठीक लग रहा है और काफ़ी हेल्दी लग रहा है। दोनों हंसते हंसते एक दूसरे से बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं और यहाँ तक कि अब तो जियाओनिंग उसे किस भी कर रही है और उसकी हार्ट बीट बिल्कुल ज़्यादा नहीं बढ़ रही। साथ ही जियाओनिंग अब एक डिज़ाइनर बन चुकी है क्योंकि उसे अपनी डिग्री भी मिल गई थी। जिंगजी को ईमेल करते हुए वो ये बताती है कि अब उनकी शादी हो रही है और वो उनकी शादी में ज़रूर आए। साथ ही हमें पता चलता है कि आखिर गुचुएन कैसे ठीक हुआ। दरअसल डॉक्टर पीर की असिस्टेंट जिंगजी ने एक नई टीम बनाई और जो भी चीज़ें कमी रह गई थी मैकेनिकल हार्ट में वो उसने कुछ ना कुछ थ्योरीज वगैरह लगाकर वो सारी चीज़ें ठीक कर दी और अब गुचुएन उस मैकेनिकल हार्ट के साथ नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। वो अब ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी नहीं करता और उसकी हार्ट रेट भी काफ़ी नॉर्मल रहती हैं। वो बताती है कि 3 साल का सफ़र बहुत ही ज़्यादा बुरा था और ये वेट काफ़ी ज़्यादा लंबा, पर उसके बाद जो रिज़ल्ट मिला वो बहुत अच्छा था। भले ही अब गुचुएन के दिल में धड़कनें नहीं हैं पर उसके दिल में जो मेरे लिए प्यार है वो रियल है। जियाओनिंग की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि जाओयन और चैंगरेन का जल्द ही अब बेबी भी होने वाला है और गुचुएन और जियाओनिंग चीज़ें काफ़ी स्लो ले रहे हैं ताकि गुचुएन को कोई खतरा ना हो। और यहीं पे इस स्वीट और क्यूट से ड्रामा का हो जाता है एंड। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा और इसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था। मैं जल्द ही एक और अच्छा नया ड्रामा लेकर आऊँगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।